जीके बुक यानी कि एडवांस जो है टॉप स्पीड एडवांस विज्ञान है, मतलब ज्ञान है। चलिए चलते हैं, पहले अभी हम इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में कुछ परिचय, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या है, अभी तक लगता है गुफ्तगू में, अभी ये दौलत नहीं मिली, खामोशी लगी है, यकीन है। देखिए, अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। कहता है कि अर्थशास्त्र को ही आर्थिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्थिक सिद्धांत की विषय वस्तु के विषय में जो है अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है। कालांतर में अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी, जैसे कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्र के धन के स्वरूप उनके एवं उनके कारणों की खोज यानी कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों में इस बात का परीक्षण करता है कि मनुष्य धन का उत्पादन एवं उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक, अर्थात आप कह सकते हैं कि आर्थिक सिद्धांत धन विशेषक नियमों का प्रतिपादन करता है। नोटेड पॉइंट है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता या पिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने धन के उत्पादन एवं उपभोग की अपेक्षा धन के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं उत्पादित धन अथवा राष्ट्रीय आय का भूस्वामियों, श्रमिकों एवं पूंजीपतियों में वितरण संबंधी जो है नियमों को निर्धारित करना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के द्वारा धन के अध्ययन पर अधिक बल देने से कुछ भ्रम पैदा हुए एवं यह समझा जाने लगा कि आर्थिक सिद्धांत मनुष्य में धन के प्रति मोह पैदा करता है, जिसका उद्देश्य जो है मुख्य उद्देश्य धन संपदा और आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। आगे चलते हैं। कहा कि क्राइल एवं रस्किन ने अर्थशास्त्र को कुबेर पंथ यानी कि मेमोन वर्शिप एवं घृण्य विज्ञान कहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र में मनुष्य एवं उनके आर्थिक कल्याण पर अधिक बल दिया है। वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है एवं मनुष्य का कल्याण साध्य यानी कि इंड धन साधन इसलिए होती है। अतः धन जो कि साधन है की तुलना में जो है मनुष्य का कल्याण अर्थात साध्य अधिक महत्व है। अर्थात मार्शल का मानना है कि अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, यानी मनुष्य का स्थान प्रधान है या धन का गौण। प्रोफेसर पिगू कैनन और बेवरीज जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा है। ठीक है ना। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पियों उपयोगियों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप्स बिटवीन इंड्स एंड स्कार्स मेंस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा का है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था रेगनर फ्रिश ने किया था। अंग्रेजी के एवं मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रो एवं माइक्रोज
से बने हैं, जिनका अर्थ सूक्ष्म होता है, जिसका क्रमशः होता है स्मॉल या विशाल होता है। बात समझ में, छोटा या बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। आगे चलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में वर्तमान लघु इकाइयों जैसे कि व्यक्तिगत फर्मों एवं व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे छोटे समूह जैसे कि उद्योग, बाजार, विशिष्ट परिवारों, व्यक्ति की कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय या मजदूरी, व्यक्तिगत व्यय एवं बचत का अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि में। अब प्रोफेसर लर्नर के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को माइक्रो क्या है हाँ माइक्रो से देखा जाता है, जिसे पता चल सके कि आर्थिक जीवों के लोग कोष, व्यक्ति एवं परिवार, उपभोक्ता के रूप में एवं व्यक्ति एवं फर्म उत्पादन के रूप में संपूर्ण जीवी के कार्य संचालन में उपयुक्त योगदान किस प्रकार दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के तत्व क्या है, तो जान लीजिए। पहला है पदार्थ की कीमत निर्धारण, दूसरा का है साधारण कीमत निर्धारण, और चौथा आर्थिक कल्याण की सिद्धांत। मांग का सिद्धांत है इसमें आपका पदार्थ की कीमत पर निर्धारण पर, ठीक है। कहते हैं कि मांग का सिद्धांत उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान आदि। समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है? समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है संपूर्ण अर्थशास्त्र एवं उनके विशाल समूह जैसे कि कुछ राष्ट्रीय उत्पाद, कुल रोजगार, कुल उपभोक्ता, कुल बचत, कुल निवेश का विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो विशाल समष्टि एवं औसतों का अध्ययन करता है। समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, उसकी व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, और उन समूहों को उपयुक्त तरीके से परिभाषित करके उनके पारस्परिक संबंधों की जांच करने का प्रयत्न करता है। अब आगे आपका समष्टि अर्थशास्त्र का जो है तत्व क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व निम्नलिखित है। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, दूसरा का है कि सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आगे है आर्थिक विकास का सिद्धांत, आगे वितरण का सामान्य सिद्धांत या मजदूरी एवं लाभ के सापेक्ष मान जो भाग जो होता है। अब कहता है कि आय एवं रोजगार का सिद्धांत क्या है। आय एवं रोजगार के सिद्धांत को दो तरीकों में बांटा गया, उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश का सिद्धांत। इन दोनों को मिलाते हैं तो उच्च उत्पादन का सिद्धांत प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका अर्थव्यवस्था क्या। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विश्लेषण है, जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विश्लेषण है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी देश की आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के सतही अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो निम्नलिखित तत्व आते हैं, जैसे कि मुद्रा हो गया, बैंक और व्यापार, कृषि, गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचनाएं आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कई रूपों में किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व हो, जो मिला हुआ हो। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया, ठीक। काहे अपनाया वो भी जान लेंगे। विकास के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। कहता है कि ज्ञात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत समस्याओं के समाधान हेतु चुनौतियों को पूरा करने हेतु 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था एवं
1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। समस्याएं काफ़ी थी, लेकिन जोश और जुनून भी कम नहीं था। आज़ादी के 6 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रत्येक क्षेत्र में तेज़ी से तरक्की किया, अर्थात विकास की गति को पकड़ा। जैसे कि निवेश में वृद्धि किया, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किया, और विकास दर की वृद्धि तीव्र रही। औद्योगिक एवं वृद्धि के क्षेत्र में उच्च विकास दर, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास सकारात्मक रहे, आधारभूत संरचना के विकास तीव्र रहे। अब आगे चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं दर्शन सकारात्मक दिशा में होने के कारण जो है इसे विकासशील अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई, जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। परंतु सैद्धांतिक रूप से वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित रूप में ही माना जाता है। ये भी ज्ञात है कि आज़ादी के 69 वर्ष के उपरांत भी भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित जो है समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके कई लक्षण हैं। पहला है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा का है निम्न जीवन स्तर, तीसरा का है निम्न पूंजी निर्माण, चौथा है तकनीकी का पिछड़ापन, और पाँचवा है कृषि पर अति निर्भरता, छठा है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, सातवां है निम्न उत्पादकता, आठवां है मानवीय पूंजी की निकृष्टता। ठीक, अब कहता है कि आपका विकसित एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ये बात जान लेंगे हम। जानिए कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ से आपको समझना है, कृषि की प्रधानता नहीं होती है विकसित अर्थव्यवस्था में, कृषि की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है विकसित में, पर कैपिटा इनकम अधिक होता है विकसित में। आगे चलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे आपका और भी है विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जान लीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रवृत्ति हैं। प्रशासनिक कुशलता अधिक होती है विकसित में वित्तीय संगठन दृढ़ होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी विनिर्माण की दर ऊंची होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में साक्षरता 100% होता है और उद्योग की प्रधानता होती है विकसित में। ग्रामीण जनसंख्या कम होता है, प्रत्याशित आयु अधिक होता है और तकनीकी शिक्षा उन्नत होती है। नागरिकों के अधिकारों के प्रति अधिक ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा कौन अधिकार है। संपत्ति एवं आय का समान सा वितरण होता है। पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं होती है। कम बेरोजगारी होता है। कम जनसंख्या घनत्व होता है और उन्नत संचार सुविधाएं होती है विकसित में। ये सभी विकसित में होती है। और क्या होता है कि अल्प विकसित में क्या होता है कि देख लीजिए, अल्प विकसित में प्रशासनिक कुशलता कम होती है। वित्तीय संगठन दोषपूर्ण एवं कमजोर होता है। प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होता है। पूंजी निर्माण की दर निम्न हो जाती है। कम साक्षरता होता है। उद्योग का अभाव या कमी होती है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। प्रत्याशित आयु कम होता है। तकनीकी शिक्षा का अभाव या कमी होता है। अधिकारों का कम ज्ञान होता है कि इस दिशा में असजगता। संपत्ति व आय का असमान वितरण होता है और पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं होती है और अधिक बेरोजगारी होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। संचार सुविधाएं पिछली दशा में या अपर्याप्त होती है। ये बात समझ गए। अब अभी हम चलेंगे अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, पैरेलल इकोनॉमी क्या है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें काला धन यानी कि ब्लैक मनी का प्रवाह हो, समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ब्लैक मनी यानी कि काला धन का प्रवाह जो होता है कौन सा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो समानांतर अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा। आगे है कि छिपी हुई अर्थव्यवस्था क्या। छिपी हुई देखिए, कहता है कि हाइडन इकोनॉमी क्या है। किसी भी देश के अंदर कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अवैध रूप से संचालित होती है, जैसे कि लॉटरी हो गया, आपका जुआ हो गया,
वैश्यावृत्ति हो गया, कालाबाजारी हो गया। क्योंकि इनसे पर्याप्त आय को सरकारी खजाने में नहीं दर्शाया जाता है, अतः इसे छिपी हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? छिपी हुई, आपसे सिर्फ ये पूछे जाएगा लॉटरी किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो छिपी हुई में। जुआ छिपी हुई में, वैश्यावृत्ति छिपी हुई में, कालाबाजारी छिपी हुई में। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। खुला अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था कहता है कि ओपन इकोनॉमी वैसी अर्थव्यवस्था है जिसका अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार, पूंजी एवं सेवा का व्यापार स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, वही हो गया आपका खुली। विदेशी व्यापार, पूंजी, सेवाओं का व्यापार स्वतंत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब आ गया कि आपका बंद अर्थव्यवस्था क्या है? कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ कोई व्यापार संपर्क नहीं होता है, नहीं आप सामान ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक एवं घरेलू साधनों पर आश्रित होते हैं एवं दुनिया के शेष देशों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिनमें निजी क्षेत्र का सहभागिता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, पूंजीवादी में पूंजी वाला लोग अपना लगातार लाभ कमाता है, उसी को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकारी क्षेत्र का अधिकार होता है। अब पूंजीवादी में निजी होता है, जबकि समाजवादी में सरकारी क्षेत्रों का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लोक कल्याण के सिद्धांत पर काम करती है। अब आगे आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कहता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था जो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग रहित समाज और जिनमें लोग प्रत्येक यानी व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार जो है प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार के सिद्धांत पर काम करता है। बात समझ रहे? आगे चलते हैं। अब आगे आप ये जान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टिकोण में कैसे कौन क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। जनसंख्या जान लीजिए। देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 125 करोड़ लेकर चलते हैं, 121.8 करोड़ बोलिएगा। आगे चलते हैं। जनसंख्या का विश्व में प्रतिशत है 17.7 करोड़। लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुष महिलाएं पर 243। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल, 1084 स्त्री पर 1000 पुरुष है। 1084 महिलाएं हैं, उस पर 1000 पुरुष है। कहाँ? केरल में। श्रम शक्ति 2009 से 13 में विश्व बैंक के अनुसार 48.43 करोड़ है। 48.43 करोड़ है। कुल कामगार जनसंख्या 2011 के अनुसार 48.17 करोड़। ठीक, कामगार हो गया। जनसंख्या का घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व हो गया। आगे आपका जन्म मृत्यु दर 2013 के अनुसार 21.4 प्रति हजार जनसंख्या। मृत्यु दर हो गया आपका 7.0 प्रति हजार जनसंख्या। प्रति महिला कुल प्रजनन दर क्या है 2013 के अनुसार 2.3। शहरी क्षेत्र 1.8, ग्रामीण क्षेत्र 2.5। शिशु मृत्यु दर 2013 के अनुसार कितना है? 40 प्रति हजार जीवित जन्म। पुरुष 39, महिला 42, ग्रामीण में 42। ग्रामीण हो जाएगा आपका 44 और शहरी में 27 हो जाएगा। प्रत्याशित आय क्या है? जन्म के समय जो आया था 2011 से 15 के बीच में 68.13 था। ठीक, और पुरुष था आपका 67.3 वर्ष। कहने का मतलब कितना वर्ष तक आदमी जी सकता था ना। महिला था 69.6 वर्ष। आगे बाल मृत्यु दर 0 वर्ष से 5 वर्ष के बीच प्रति 1000 बच्चे पर 2013 में था 49। और मातृत्व मृत्यु दर कमा है ये से 1000 जीवित जन्म पर 167। ठीक, अब आगे कहता है कि साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73%। पुरुष 80.9, महिला 64.6%। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा आपका केरल 2011 के अनुसार 94%। सबसे कम हो जाएगा बिहार 61.8%। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे आपका हो जाएगा 83.37 करोड़। कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84%। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार 31.16%।
ठीक। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के अनुसार गोवा। सबसे कम है आपका हिमाचल प्रदेश 10.03%। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था मेघालय 27.9%। ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। न्यूनतम था आपका सिक्किम 6.11 लाख। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार। कौन है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार, यानी कि 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश 17। कुल आबादी में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत 14.2%। मुस्लिम ईसाई 2.3%। कुल आबादी में सिख कितना था? 1.7%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म मुस्लिम। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला धर्म जो है आपका मुस्लिम धर्म, यानी कि 2001 से 11 के बीच जनगणना का 24.6%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला धर्म क्या हो जाएगा? जैन धर्म 5.4%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो आपका धर्म जैन धर्म है। न्यूनतम साक्षरता मुस्लिम। और सर्वाधिक महिला साक्षरता जैन। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला धर्म मुस्लिम है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल जान लीजिए। देश का कुल क्षेत्रफल जो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 7वां स्थान पर। और समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 8118 किलोमीटर है, समुद्र तट से कुल लंबाई। और यह बात याद रखिएगा कि अन्य आर्थिक क्षेत्र है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कंटिनेंटल शेल्फ क्षेत्र है आपका 0.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्रफल है आपका भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा आपका 7,94,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक। कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 7,01,000 मतलब 1,673 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कृषि भूमिगत 181.95 मिलियन हेक्टेयर। जोती गई भूमि 155.21 मिलियन हेक्टेयर। निवल बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 139.21 मिलियन हेक्टेयर। खानदानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल था आपका 122.1 मिलियन हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र में था आपका 66.10। सकल में था आपका 92.57। वर्षाधीन क्षेत्र था आपका 52.4। फसलों में खाद्यान्न फसलों की हिस्सेदारी 2050-51 में था 76.7। 11-12 में है आपका 2011-12 में 1950-51 में था 76.7। 2011-12 में था 88.07%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, छोटा है गोवा। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य होगा यूपी। 8 राज्यों की सीमा संपर्क करता है यूपी। आगे प्रति व्यक्ति भूमि उत्पादकता 2012-13 में 0.147%। आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिसे 4 भागों में रखा गया। अब आगे कहता है आपके विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2018 के आकलन के अनुसार अमेरिका था। योगदान कितना डॉलर है? 20.54 प्रति जीडीपी है 62,765। चीन खोजेगा दूसरा का स्थान पर 13.61 97,171। जापान खोजेगा 4.97 यानी कि 39,290। ठीक ना। आगे है जर्मनी खोजेगा 3.95 यानी कि हो जाएगा आपका 47,603। यूनाइटेड किंगडम का है 2.86 42,944। भारत का है 2.72 यानी कि 2110। फ्रांस का है 2.78 यानी कि 41,464। ब्राज़ील का है 1.87 89,121। इटली का है 2.08
34,483। कनाडा का है 1.71, 46,233। अब आगे के प्रचलित मूल्यों पर, ये सब प्रचलित मूल्यों पर था। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत। विश्व बैंक के ताज़ा आकलन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की रचनाएं राष्ट्रीय आय के विभिन्न माप हैं। 2018 के अनुसार जीडीपी प्रचलित कीमत पर हो जाएगा आपका, छोड़ देते हैं, आगे है 2.719 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी था। पीपीपी के अनुसार 10.5 ट्रिलियन डॉलर। प्रति व्यक्ति जीडीपी था आपका 2110 डॉलर। और प्रति व्यक्ति जो है आपका जीएनआई था 2020 डॉलर। अब प्रति व्यक्ति जीडीपी था 7763 डॉलर। आगे चलते हैं। आगे आपका विश्व बैंक का अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2019 को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक वर्गीकरण जारी किया गया, जो निम्नलिखित प्रकार के एक वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार के हैं। यह वर्गीकरण एटलस बॉन्ड पर आकलित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित है। कहता है कि नीची आय वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका $1025 या इससे कम। नीची मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हो जाएगी $1026 या 3995 तक। उच्चतम वाला हो जाएगा $3996 से 12,375 तक डॉलर, ठीक ना। अब आगे सर्वाधिक उच्च वाला हो जाएगा आपका $12,375 से अधिक। इस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था अब नीची मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। आगे कहता है, ये सब नहीं पढ़ना, चलिए चलते हैं आगे। शक्ति क्षमता के आधार पर जो है विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएं 2015 के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास सूचकांक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पार्टी मानकों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। कौन तीसरी? भारत। प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरा पर अमेरिका है और तीसरा पर भारत हो गया, चौथा पर जापान, पांचवा जर्मनी। अब आगे कहता है आपका मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलप्ड रिपोर्ट HDRI जारी किया गया। विश्व भर में 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों ने क्या हुआ इसमें मानव विकास सूचकांक HDI में सम्मिलित हुए। इनमें से 129वां स्थान था भारत। आगे ये सब नहीं देखना है, आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा की जैसे हो गया स्कूलिंग के अपेक्षित व स्कूलिंग के औसत वर्ष, ठीक है, तथा आय के स्तर के आधार पर जो है तैयार किया जाने वाला UNDP का सूचकांक है, जिसका उच्चतम मान जो होता है 1.0 हो सकता है। वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रतिदर्शित सूचकांक एवं 2018 के लिए है। भारत के लिए 2018 के लिए यह सूचकांक 0.647 एवं 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में आकलित किया गया है। पिछले वर्ष 2017 के लिए जो था भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट 0.640 था। मानव विकास रिपोर्ट की दृष्टि से विश्व में 10 राष्ट्र हैं। नॉर्वे पहला, स्विट्जरलैंड दूसरा, आयरलैंड तीसरा, जर्मनी। ये सभी नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। आगे आपका मानव विकास रिपोर्ट की दृष्टि से अन्य प्रमुख राष्ट्र, ये भी नहीं देखना है आपको, करेंट में ये सब कुछ देता है। मानव विकास की दृष्टि से सबसे निचले 10 राष्ट्र या 18 एक है, ये भी नहीं देखना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रघुराम राजन
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रघुराम राजन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी ने राज्यों के आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, जिसमें प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय सुख सुविधा, निर्धनता, महिला साक्षरता के आधार पर भारत के कुल राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। सर्वाधिक पिछड़े राज्य 10 हैं, जो पिछड़ेपन के घटते क्रम में सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है आपका उड़ीसा, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 7वां असम, 8वां मेघालय, 9वां उत्तर प्रदेश और 10वां राजस्थान। ठीक है ना। सबसे अधिक हुआ बीमारू, हो जाएगा आपका उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। कम विकसित राज्यों की संख्या 11 है। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक विकसित उत्तर सब कम विकसित अब सर्वाधिक विकसित सबसे अधिक विकसित राज्य है आपका यानी कि गोवा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा। अब आगे आर्थिक विकास क्या है। ये कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस जो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखिएगा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि को जो है अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रायः अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का प्रयोग अल्प विकसित देशों के लिए एवं आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित देशों के लिए। याद रखिएगा, मेन पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का उपयोग अल्प विकसित देश के लिए और आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। हिक्स के अनुसार अल्प विकसित देशों की समस्याएं जो है उपयोग में न लाए गए साधनों के विकास के संबंध रखती है, भले ही उनके उपयोग भली भांति ज्ञात हो, जबकि अनंत देशों की समस्याएं वृद्धि से संबंधित है, जिनके बहुत सारे साधन पहले से ज्ञात है और किसी सीमा तक विकसित होते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि विकास शब्द का संबंध पिछड़े हुए देशों से है, जहां पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और उनके विकास की संभावना है, जबकि वृद्धि का शाब्दिक प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से। आगे आपका कहता है कि अर्थशास्त्री मेडिसन के अनुसार जो है आपका आय स्तरों को ऊंचा करना सामान्यतः या अमीर देशों में आर्थिक वृद्धि कहलाता है, ठीक ना, जबकि गरीब देशों में यह जो है आर्थिक विकास कहलाता है। कहता है कि किंडल वर्गर एवं हैरिक के अनुसार आर्थिक विश्लेषण में कभी कभी वृद्धि एवं विकास को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन दोनों धाराओं के विश्लेषण होने की स्थिति में अलग अलग अर्थ लिया जाता है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ आर्थिक उत्पादन है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ जो है आपका अधिक उत्पादन एवं तकनीकी और संस्थानिक व्यवस्थाओं आधारभूत संरचनाओं में परिवर्तन, ठीक है, जिसके द्वारा यह जो है आपका उत्पादित एवं विकसित होता है। आगे आपका निष्कर्षता क्या हो जाता है। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश के प्रति व्यक्ति आय अथवा उत्पादन एवं मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। ठीक। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, परिणामों एवं समस्याओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। यह प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि करती है परंतु विकास नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी एवं समस्याएं जो हैं असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि में अभाव के कारण जो होता है
विशेषकर जब जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। आगे आपका आर्थिक विकास के बाधाएं क्या है? अल्प विकसित देशों की समस्याएं विशेषताएं सभी अल्प विकसित देशों देशों के समान देशों में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन इन विशेषताओं में से एक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर पाया जाता है कि आखिर कोई देश क्यों गरीब है। तो इनमें इनमें अनेक जो है विषमताएं आपस में मिल जाती है, जो कि दरिद्रता यानी गरीबी का कारण और परिणामों दोनों होते हैं। वास्तव में आर्थिक बाधाएं जो है इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स जो है चक्रीय संबंध होते हैं, जिन्हें हम दरिद्रता के दुष्चक्र कहा जाता है। आर्थिक बाधाएं क्या है? कहते हैं दरिद्रता के दुष्चक्र। अल्प विकसित देश दरिद्रता के दुष्चक्र में पड़ा रहता है। नरकस के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शक्तियों का वित्तीय समूह है जो एक दूसरे पर जो है ना इस तरह क्रिया और प्रतिक्रिया करती है कि वे एक दरिद्र देश को दरिद्रता की अवस्थाओं में ही रखती है। अतः अतः अर्थशास्त्र में कहावत है कि एक देश इसलिए दरिद्र है कि वह दरिद्र है। इसलिए दरिद्र है कि वह दरिद्र है। एक कहते हैं कि एक कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। अब आगे कहता है कि ये सब तो समझाने का वाला बात है, समझ जाइएगा। कैपिटल डिफिशियंसी हो जाएगा आपका लॉ प्रोडक्टिविटी में, और फिर लॉ प्रोडक्टिविटी हो जाएगा लॉ इकोनॉमिक में, फिर लॉ इकोनॉमिक हो जाएगा आपका लॉ सेविंग में, और फिर लॉ सेविंग हो जाएगा लॉ इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसी तरह ही चल गया है। अब कहते हैं पूंजी निर्माण की निम्न दर क्या है? लॉ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा जो है पूंजी की कमी होती है। दरिद्रता किसी देश की पूंजी निर्माण में निम्न दर का जो होता है ना कारण एवं परिणाम दोनों होती है। आगे आपका अल्प विकसित देश में जनसंख्या साधारण दरिद्रता में फंसे होते हैं। वे अधिकतर अशिक्षित एवं अकुशल होते हैं एवं पुराने पूंजी उपकरण उत्पाद के पुराने तरीके का उपयोग करते हैं। सिर्फ जीवन नियोजित कृषि करते हैं एवं मार्केट से उनका संबंध नहीं के बराबर होता है। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की वृद्धि में निम्नलिखित जो है आपका समस्याएं हैं। पहला है बचत एवं निवेश का निम्न स्तर, दूसरा का है वित्तीय समस्याएं, तीसरा का है प्रदर्शिताएं का प्रभाव प्रदर्शन का प्रभाव या प्रदर्शिता का। अब प्राकृतिक साधन क्या है? अल्प विकसित देशों में आधुनिक तकनीकी बौद्धिक कमी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अल्प विकास का प्रयोग होता है। जैसे भारत, सूडान, कहता है कि उगांडा, अनेक देश अल्प विकसित है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं, लेकिन उनका यहाँ वहाँ सही तरीकों से दोहन या इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाजार का सीमित होना क्या हो जाता है? सीमित होना। अल्प विकसित देशों में बाजार का असीमित बहुत छोटा होता है। बाजार का जो है उपयोग बहुत छोटा होता है, इसका या आकार बहुत छोटा होता है। आगे इसका कारण है कि आय का असमान वितरण की कमी, परिवहन के साधनों का विकास नहीं होना एवं करों की ऊंचा होना। जनसंख्या विस्फोट। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की विस्फोट जनसंख्या की जिस विस्फोट है
आगे है कि इन देशों में अधिक जनसंख्या के कारण उत्पादन स्तर उतना ऊंचा नहीं बढ़ पाता है जितना की गति से मांगा यानी कि उपयोग में वृद्धि होती है। भूमि पर बढ़ते हुए दबाव के कारण अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की कमी रहती है और इसी कमी के कारण जो है अन्न क्या है अन्न जो है विषमताएं की मतलब अन्न विषमता मतलब अन्न विषमताएं की कीमतें भी बढ़ जाती है। अब आगे कहते हैं कि साधनों की उत्पादकता से कमी क्या है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्चर प्रोडक्शन। अल्पविकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता रहती है। इसका मुख्य कारण है कि कार्यकुशलता का कम होना या इनकी गति की धीमा होना, उद्यम का अभाव, बाल श्रम का अधिक प्रयोग, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की तुलना में विश्वविद्यालय की अधिक महत्व जो कि केवल राज्य सरकारी एवं अन्य लिपिक के लिए प्रशिक्षित करता है। उपनिवेशवाद का प्रभाव। कहते हैं कि अधिक आधुनिक अफ्रीका एवं एशिया के देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार जो है सबसे अधिक शिकार जो है विदेशी शासकों के अधीन सारा व्यापार कर रहने के कारण कच्चे माल अधिक वसूली, धन एवं अमूल्य जो है वस्तुओं का पलायन, उपनिवेश के कारण विश्व के अल्पविकसित देशों को अपने विकास के विकसित देशों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कृषि संबंधी बाधाएं क्या है। अल्पविकसित देश कृषि प्रधान होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन का योगदान अधिक होता है। प्रोफेसर हेड के अनुसार जो है कृषि जो है पद्धतियाँ, रिवाजों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होता है। ये ग्रामीण विज्ञान से भयभीत होता है। अतः कृषि विकास दर निम्न होता है। अन्य कारण क्या है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, धार्मिक बाधाएं, मानव संसाधन संबंधी बाधाएं और राजनीतिक वातावरण। कहते हैं कि रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं क्या है। प्रोफेसर रोस्टोव ने जो है आर्थिक वृद्धि की क्रियाओं को 5 अवस्थाओं में जो था बांटा है। पहला है परंपरागत समाज यानी कि द ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा का है स्वयं स्फूर्त अथवा उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था। ठीक है ना। आगे है आपका तीसरा का है स्वयं स्फूर्त अथवा उत्कर्ष की अवस्थाएं। चौथा है परिपक्वता की ओर पर अग्रसर यानी कि द ड्राइव टू मैच्योरिटी। पांचवा है अत्यधिक उपयोग का युग। अब हम जानेंगे विश्लेषण इसका। परंपरागत समाज क्या है। कहता है कि रोस्टोव के अनुसार परंपरागत समाज वह अवस्था है जिसके ढांचे का विकास न्यूटन एवं पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर जो है आधारित है। सीमित उत्पादन फलनों के भीतर होता है और जिनमें भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व मनोवृत्तियाँ रहती है। इस अवस्था में आविष्कार एवं नव परिवर्तनों की कमी नहीं थी, पर साधनों एवं भौतिक जगत के प्रति न्यूटन के बाद जो है काल की दृष्टि का अभाव था। इस अवस्था में 75% से अधिक कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। कहता है कि स्वयं स्फूर्त अथवा उत्कर्ष के पूर्व की स्थिति क्या है। इस अवस्था को जो है ना संक्रमण काल कहते हैं यानी कि ट्रेडिशनल एरीफेज बोलते हैं कहा जाता है, जिसमें सतत वृद्धि की पूर्व ही स्थिति का निर्माण होता है। यह अवस्था ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप में 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में धीरे धीरे उत्पन्न हुई थी, जब मध्य युग का जो है अंत एवं आधुनिक युग का आरंभ हुआ था। अब आगे आपका कहता है स्वयं स्फूर्ति अथवा उत्कर्ष की अवस्था
जो एस्टोरोव दिए थे। एस्टोरोव के अनुसार एक समाज के जीवन में उत्कर्ष का एक बड़ा जलाशय है। जब वृद्धि अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है तब आधुनिकीकरण की शक्तियाँ स्वभावों एवं संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने लगती है। परंपरागत समाज की मूल्य एवं रुचियाँ अड़चनों को पार करती हुई निर्णयात्मक ढंग से आगे बढ़ जाती है और समाज के ढांचे में जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज निर्मित होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है निर्मित होती है, ठीक है। एस्टोरोव के चक्रवृद्धि ब्याज का अभिप्राय यह है कि आर्थिक वृद्धि सामान्य रूप से ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। एस्टोरोव का मानना था कि उत्कर्ष प्रौद्योगिकी कृषि है जो मतलब औद्योगिक क्रांति है। क्या है? औद्योगिक क्रांति है जो उत्पादन के साधनों पर आमूल परिवर्तनों से प्रत्यक्ष जुड़ी हुई रहती है, जिनका समय की अपेक्षाकृत छोटी अवधि में अपनी निर्णयात्मक परिणाम होता है। उत्कर्ष की समय अधिक छोटी मानी जाती है, जो लगभग 2 दशक तक रहती है। उत्कर्ष की शर्त निम्नलिखित है। पहला है उत्पादक निवेश दर को राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है 5% या उससे कम को बढ़ा करके 10% से अधिक करना। दूसरा का है वृद्धि की ऊंची दर वाले एक या अधिक महत्वपूर्ण निर्णयकारी क्षेत्रों का विकास। तीसरा का है ऐसे राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्थानिक ढांचा का पाया जाना अथवा शीघ्र उदय जो आधुनिक क्षेत्र में विस्तार की प्रवृत्ति को कार्य में लगाए गए वृद्धि को बहिर्गामी प्रवृत्ति प्रदान करेगा। परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था क्या है? द ड्राइव टू मैच्योरिटी। एस्टरोव के अनुसार परिपक्वता की ओर अग्रसर अथवा वह अवधि है जब कोई समाज अपने अधिकतर साधनों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभावशील ढंग से इस्तेमाल करती है। यह दीर्घ सतत आर्थिक वृद्धि की अवधि होती है जो 4 दशक से भी अधिक समय तक रहती है। पुरानी उत्पादक तकनीकी का स्थान नए उत्पादन तकनीकी ले लेती है और नए प्रमुख स्रोतों का निर्माण होता है। आगे आपका शुद्ध निवेश दर जो है राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक के आसपास जो है होती है एवं अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित झटकों को सहन करती है। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनें होती है। कार्यकारी शक्ति की प्रकृति में परिवर्तन। कार्यकारी शक्ति की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, वह प्रमुखतया कुशल बन जाती है। लोग गाँव में रहने के बजाय शहरों में रहना पसंद करते हैं। वास्तविक मजदूरी बढ़ने लगती है। आगे आपका उद्यमता की प्रकृति में परिवर्तन। उद्यमता की प्रकृति बदलती है। कठोर एवं परिश्रमी मालिकों का स्थान सभ्य एवं विनम्र प्रबंध ले लेते हैं। कहते हैं कि नई अवस्थाएं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के चमत्कार से समाज उब जाता है और कुछ नया रचना चाहता है जो और परिवर्तन लाए हैं। अत्यधिक उपभोग का युग। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था उपनगरों का रूप ले लेती है। मोटर गाड़ी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ओवेन इत्यादि अत्यधिक उपयोग के युग को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इस अवस्था में समाज का ध्यान पूर्ति की अपेक्षा मांग पर, उत्पादन की अपेक्षा उपयोग पर एवं समाज के कल्याण पर अधिक होती है। कहता है कि बड़ा सिद्धांत क्या है? द बिग पस थ्योरी। बड़ा धक्का अथवा प्रयास का सिद्धांत प्रोफेसर पॉल एन रोजेनस्टीन रोडान ने दिया था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने एवं उसे प्रगति पथ पर लाने के लिए बड़ा धक्का या बड़ा व्यापक कार्यक्रम आवश्यक है जो न्यूनतम लेकिन उच्च मात्रा के निवेश के रूप में हो। किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक ऐसे ही है जैसे जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। भूमि पर एक ऐसी क्रांति गति होती है जिसे विमान को वायुवाहित यानी हवा में उड़ाने के लिए धरती पर ही पार
करना पड़ता है। अतः यह सिद्धांत कहता है कि धीरे धीरे चलने से अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक विकास पथ पर नहीं लाया जा सकता है। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत क्या है? कहता है कि रोजेंस्टीन, रोडन, रेगनर, नर्कस एवं आर्थर लुईस ने संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन दिया। समाज के मांग के पक्ष में संबंधित गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्कस ने संतुलित विकास की सिफारिश की। रेगनर नर्कस का कथन है कि एक देश इसलिए दरिद्र है कि वह दरिद्र है। नर्कस के अनुसार अल्पविकसित देशों में दरिद्रता दुष्चक्र क्रियाशील रहते हैं जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। अतः इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र तरीका है विभिन्न उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों में लगभग एक साथ पूंजी लगाई जा, अर्थात संतुलित विकास की धारणा का अनुसरण किया जाए। अब आगे असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ अनएबल, कहता है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ। असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन A.O. हर्समैन ने दिया था। उनका कहना था कि किसी अल्पविकसित देश में आर्थिक वृद्धि लाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि अर्थव्यवस्था के कुशलतापूर्वक चुने गए उद्योगों अथवा क्षेत्रों में किए गए निवेश नए निवेशों को अवसर प्रदान करेंगे। असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत संतुलित वृद्धि की अवधारणा से ठीक विपरीत है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके केवल कुछ ही क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। किसी भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के पास साधन और पूंजी इतना अधिक नहीं होती है कि जिससे कि समस्त क्षेत्रों का विकास एक साथ हो सके। अर्थात आप कह सकते हैं अल्पविकसित देश असंतुलित वृद्धि के मॉडल को अपना करके ही संतुलित विकास कर सकते हैं। नव परिवर्तन का सिद्धांत, कहता है जोसेफ एस्लोई शुम्पीटर ने नव परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक जीवन में आकस्मिक एवं निरंतर परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर बाहर से नहीं थोपे जाते हैं, बल्कि उसकी अपनी प्रेरणा से उसके ही। बस आज यहीं तक।